आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बीएलएलबी और एलएलबी के एग्जाम में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं मैंने उनमें देखा है बी और सी सेक्शन में ज़्यादा पूछा जाता है लॉन्ग में। तो आज हम इसी को देखेंगे, इसका आंसर हम कैसे एग्जाम में लिखेंगे अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि बच्चों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन इस वीडियो में आज हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और इसके केसेस तो इतने इंटरेस्टिंग है कि आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। और देखा जाए ये हमारी लाइफ में भी अक्सर होता है। तो इसको शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन है आपका योगदायी उपेक्षा में दायित्व से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करना है आपको। डिस्क्राइब द वेरियस थ्योरीज इन रिलेशन टू लायबिलिटी अंडर कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस। अब इसका हम कुछ आंसर किस तरह से देंगे। सबसे पहले हम इसका एक इंट्रो देंगे, शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले इसकी हेडिंग डालेंगे, फ्रंट में आप बीच में मिडिल में चाहो तो एक हेडिंग डाल सकते हो अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो। इससे आपका आंसर थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आप एग्जैक्ट में लिखने क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे। जब वादी स्वयं सावधानी के अभाव के द्वारा उस क्षति में योगदान देता है जो प्रतिवादी को या प्रतिवादी की उपेक्षा या अकृत्यपूर्ण आचरण के कारण होती है, तो वादी को योगदायी उपेक्षा का दोषी माना जाता है। अभी शायद आपको नहीं समझ में आया होगा, अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद हम इसी को पढ़ेंगे। देखना कितनी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये एक रास्ता है, कह सकते हो रोड है, और हर एक जो व्यक्ति है, जो पैदल व्यक्ति चल रहे हैं, उनको पता है कि कहाँ से उनको चलना है, अपनी लेफ्ट साइड से उनको जाना है, वो जा रहे हैं। पीछे से कोई एक गाड़ी आ जाती है, उनके पीछे से आती है, ठीक है, और उसको टक्कर मार देता है। ठीक है, अब जो व्यक्ति जा रहा था उसको चोट लग जाती है, पैर टूट गया, कुछ भी टूट गया, चोट लग जाती है। तो यहाँ पर क्या कर सकता है, वो गाड़ी वाले के खिलाफ कोर्ट जा सकता है, वाद ला सकता है और उस गाड़ी वाले से रेमेडी प्राप्त कर सकता है, क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसने गलत तरीके से उसको टक्कर मारी, पीछे से आके उसने टक्कर मारी उसको, और जबकि वो तो अपनी सही रास्ते से जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है कि जो एक व्यक्ति है ये गलत रास्ते से खुद ही जा रहा है। ठीक है, सॉरी, यहाँ से राइट साइड से वो जा रहा है। ठीक है, राइट साइड से जा रहा है और सामने से एक आती हुई गाड़ी से टकरा जाता है। ठीक है, राइट साइड से उसे जाना नहीं चाहिए, उसको गलत रास्ते से पहले खुद ही वो जा रहा है और सामने से आकर के गाड़ी से टक्कर हो जाती है। अब ऐसे में जो उसको दुर्घटना होती है, जो चोट लगती है, तो इस गलती या इस दुर्घटना या इस चोट का जिम्मेदार ना सिर्फ ये गाड़ी थी बल्कि ये व्यक्ति खुद भी था। ठीक है, क्योंकि गाड़ी ने तो गलत तरीके से, या कह सकते हो उतावलेपन से चला रहा था, तेज भगाते हुए गाड़ी, तो उसको टक्कर मार दी। इसकी तो गलती थी गाड़ी वाले की, बल्कि जो वादी है यहाँ पर वादी की भी गलती थी क्योंकि वो गलत रास्ते से आ रहा था। तो अब ऐसे में क्या ये वादी इसके खिलाफ वाद ला सकता है? नहीं ला सकता है, इसका वाद जो है वो असफल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी को हम आगे देखेंगे अपने एग्जाम आंसर में। ठीक है, अब आंसर में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब इसमें देखना आपको कितनी जल्दी से याद हो जाएगा। इसका इंट्रोडक्शन देंगे, जब वादी मतलब पीड़ित व्यक्ति जो होता है, जिसको क्षति होती है, ठीक है, वादी स्वयं सावधानी के अभाव के द्वारा उस क्षति में योगदान देता है जो प्रतिवादी की उपेक्षा या अकृत्यपूर्ण आचरण के कारण होती है, तो वादी योगदायी उपेक्षा का दोषी माना जाएगा। यानी जो वादी है हमारा, जब खुद वो सावधानी नहीं बरतता है और उसके द्वारा उस क्षति में योगदान देता है जो प्रतिवादी की उपेक्षा या कह सकते हो कि अकृत्यपूर्ण आचरण के कारण जो क्षति होती है उसमें योगदान देता है, कैसे? सावधानी ना बरत करके। ठीक है, तो वादी को क्या बोला जाता है कि वो योगदायी उपेक्षा का दोषी है। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन है। इसको एक बार पढ़िएगा, पढ़ने से आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं, योगदायी उपेक्षा के वाद में प्रतिवादी को उपलब्ध एक बचाव है। ये काफी ज्यादा जरूरी चीज है यहाँ जानना कि ये जो योगदायी उपेक्षा है ये प्रतिवादी को एक बचाव है। बचाव का मतलब जैसे हम लोगों ने दूसरे वाले एग्जांपल में देखा कि जो गलत तरीके से पहले गाड़ी आ रही थी, वादी भी गलत तरीके से आ रहा था, अब ऐसे में टक्कर हो गई, वादी को चोट लगी, लेकिन यहाँ पर जो गाड़ी वाला है वो ये भी कह सकता है कि खुद गलत तरीके से आ रहे थे, गलत रास्ते से आ रहे थे, इस वजह से ये जो उनको नुकसान हुआ इसमें खुद ये भी जिम्मेदार है। तो ये क्या हो गया, ऐसे उसको बचाव प्राप्त हो गया। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वाले केस अभी क्वेश्चन देखा था, सहमति से क्षति नहीं होती है, उसमें भी तो यही था। उसमें अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती थी और अगर उसने उसमें सहमति दी हुई थी तो यहाँ पर जो प्रतिवादी होता था उसको ये बचाव प्राप्त हो जाता था। वो सीधे ये तर्क देता था कि वादी ने इस कार्य के लिए सहमति दी थी, अब यहाँ पर इनको चोट लग गई तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। सेम वैसे यहाँ भी होता है, बस यहाँ पे पूरी तरह से कह सकते हो कि यहाँ पर पूरी तरह से वादी ही जिम्मेदार नहीं होता है, यहाँ पर प्रतिवादी को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो उसकी भी गलती होती है। ठीक है, अब इसको आगे हम देखते हैं। यदि प्रतिवादी यह साबित करने में सफल हो जाता है कि वादी अपनी सुरक्षा के लिए युक्त सावधानी लेने में असफल था तथा वादी की सावधानी की कमी से हुई क्षति के लिए योगदायी कारक थी, तो वह अपने दायित्व से बच सकता है या फिर उसका दायित्व कम हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रतिवादी जो है यह साबित कर देता है कि जो वादी है वो अपनी सुरक्षा की कमी के कारण, यानी जो वादी को सुरक्षा बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरतता है या उस सुरक्षा को बरतने में फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, जिसकी वजह से वादी को यह कह सकते हो कि क्षति हुई है और इस तरह से वादी भी उस क्षति में योगदान देता है। तो यहाँ पर प्रतिवादी क्या करता है, वो अपने दायित्व से बच जाता है या कह सकते हो कि दायित्व उसका कम भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, उदाहरण जो है सेम वही उदाहरण है जो हम लोगों ने भी
पिछले डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, रोड वाला एग्जाम्पल है, आप इसको पढ़ सकते हो, या चाहो तो हम थोड़ा सा इसको पढ़ के बता देते हैं। ये उदाहरण है कि यदि का व्यक्ति सड़क पर गलत तरफ से जाते समय विपरीत दिशा से आने वाले खा द्वारा उतावले के साथ, यानी खा यानी जो गाड़ी है उतावले के साथ चलित यान से ठोकर खा जाता है, तो का द्वारा खा के विरुद्ध वाद लाने पर खा बचाव में यह कह सकता है कि का स्वयं योगदायी उपेक्षा का दोषी है। ठीक है, इस तरह से हम अपने एग्जाम में आंसर में लिख सकते हैं एक उदाहरण इसी से रिलेटेड एक हम केस देख लेते हैं। ये केस है आपका रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस पेजुलम बीवी। ओके, रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस पेजुलम बीवी। इस मामले में केस तो क्या था, इस केस को पहले देख लेते हैं। एक बस होती है, वो भी खचाखच भरी बस होती है कि उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं होती किसी को अंदर बैठने की। ठीक है, तो जो वादी होता है, जब वादी बस में बैठने जाता है तो कंडक्टर के द्वारा ये कहा जाता है कि भाई बस तो पूरी तरह से भरी हुई है, आप चाहो तो इसकी छत में बैठ सकते हो। तो यहाँ पर कंडक्टर जो वादी होता है वो बैठ जाता है बस की छत में। ठीक है, बस की छत में बैठ जाता है। अब जब बस चलने लगती है तो रोड में एक उसके आगे एक बैलगाड़ी जा रही होती है। बस के कंडक्टर जो ड्राइवर होता है वो भूल जाता है कि बस की छत पर भी कुछ यात्री बैठे हुए हैं, और वो उस बैलगाड़ी को ओवरटेक करने लगता है। ओवरटेक करने के चक्कर में वो कच्ची रोड में उतर जाता है। और अक्सर देखा नहीं होगा आप लोगों ने कि रोड के किनारे किनारे काफ़ी पेड़ लगे होते हैं, तो वहाँ भी पेड़ लगे थे और उनकी डालियाँ रोड के ऊपर तक आती हैं। तो ऐसे इसमें ऊपर तक डाली आ रही थी। अब जैसे ही जो बस का ड्राइवर है ओवरटेक करने के चक्कर में जैसे ही नीचे से उतरा तो ऊपर जो यात्री बैठा था वो डाल से टकराया और नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई। और चोट लगने के बाद काफ़ी देर बाद वो मर भी गया। तो यहाँ पर न्यायालय ने कहा कि जो वादी है वो योगदायी उपेक्षा का दोषी है, क्योंकि कंडक्टर के द्वारा ये आमंत्रण दिया गया था कि आप ऊपर बैठ सकते हो। यहाँ पर वादी ने कह सकते हो कि सहमति जता करके वो ऊपर बैठा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नुकसान हुआ तो इसके लिए वादी भी जिम्मेदार है। ठीक है, तो अब ये केस क्या था, रूरल ट्रांसपोर्ट वर्सेस पेजुलम बीवी। अब इसको इस तरह से भी देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है केस क्या था। इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम देख लेते हैं योगदायी उपेक्षा कहाँ तक बचाव है। अब यहाँ से शुरू होते हैं हमारे सिद्धांत जो कि आते हैं। योगदायी उपेक्षा से संबंधित विभिन्न सिद्धांत इंग्लिश कॉमन लॉ के अंतर्गत वादी की योगदायी उपेक्षा एक उचित प्रतिरक्षा मानी जाती है। ठीक है, यानी जो इंग्लिश कॉमन लॉ है इसके अंतर्गत वादी की जो योगदायी उपेक्षा है ये एक उचित प्रतिरक्षा मानी जाती है। ठीक है, इस नियम के कारण वादी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भाई जब इस तरह से हो जाता तो ऐसे तो वादी को चोट की चोट लग जाती थी, ऊपर से उसको कोई प्रतिकर भी नहीं मिलता था, कोई क्षतिपूर्ति भी नहीं मिलती थी। तो इससे क्या हुआ, वादी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा। ठीक है, और इसकी ओर से जरा सा भी असावधानी होने पर वह प्रतिवादी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता था। ये पहले सिद्धांत था। ठीक है, और जो प्रतिवादी होता था, प्रतिवादी उपेक्षा का दोषी होने के बावजूद भी बच जाता था। अतः उपरोक्त सिद्धांत के स्थान पर अंतिम अवसर का सिद्धांत का नियम प्रतिपादित किया गया। यानी जो पहले सिद्धांत था उस सिद्धांत के स्थान पर अब नया सिद्धांत आ गया, अंतिम अवसर का सिद्धांत। भाई ये कहा गया कि जो पहले वाला सिद्धांत था, इस सिद्धांत में जो प्रतिवादी है उसकी चाहे जितनी गलती हो, और अगर वादी जरा सी भी गलती कर देता था तो वो इसके खिलाफ, प्रतिवादी के खिलाफ केस नहीं ला सकता था। जैसे ऊपर वाले केस में उन्होंने देखा जब भाई यात्री की गलती बस इतनी तो थी कि वो ऊपर बैठ गया था, बाकी ये तो ड्राइवर महाशय ने गलती की कि वो कच्ची में उतारने लगे, ओवरटेक करने लगे, जिसकी वजह से वो ऊपर से नीचे आ गया और गिर गया, उसकी मौत भी हो गई। उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि यहाँ पर जो वादी है वो तो योगदायी उपेक्षा का दोषी है। ठीक है, इस तरह से वादी को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, तो इसी को सुधारने के लिए कह सकते हो कि नया सिद्धांत आ गया, अंतिम अवसर का नियम। ठीक है, अब ये नियम क्या है इसको भी समझ लेते हैं। इस नियम के अनुसार वादी तथा प्रतिवादी दोनों उपेक्षा के दोषी हो, यानी जहाँ पर वादी और प्रतिवादी दोनों उपेक्षा के दोषी हो, वहाँ पर यह देखा जाता है कि दुर्घटना को बचाने का अंतिम अवसर किस व्यक्ति के पास था तथा दुर्घटना में हुई संपूर्ण क्षति के लिए वादी उत्तरदायी माना जाता है। मतलब वही उत्तरदायी माना जाता है जो कह सकते हो कि लास्ट टाइम पे जब दुर्घटना हुई तो उस समय जो व्यक्ति के पास अवसर था उस दुर्घटना को बचाने के लिए, वही व्यक्ति कह सकते हो दोषी माना जाता है। ठीक है, अब ये सिद्धांत जो है, सोचा तो गया कि ये सिद्धांत काफ़ी काम करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत बाद में इसमें भी दिक्कत आ गई। ठीक है, क्योंकि ये जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत में आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी ध्यान से समझा होगा तो सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत कह रहा है कि जैसे सपोज ये दुर्घटना हुई, ठीक है, इस दुर्घटना के समय लास्ट टाइम में वादी हो वो चाहे प्रतिवादी हो, ये देखा जाता था कि इस दुर्घटना को बचाने का अंतिम अवसर किसके पास था, और जिसके पास अंतिम अवसर था अगर उसने उस अवसर का फ़ायदा उठाते समय या कह सकते उठाते हुए उस दुर्घटना को रोकने का प्रयास नहीं किया तो बस वही दोषी माना जाता था, फिर वो चाहे वादी हो और चाहे वो प्रतिवादी हो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक केस देख लेते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो हमारा केस है वो केस ये है डेविस। ठीक है, डेविस वर्सेस मान, डेविस वर्सेस मान, इनका जो केस है, इस वाद में क्या हुआ कि वादी ने अपने गधे के आगे वाले पैरों को बांध करके सकरी गली में छोड़ दिया। भाई वादी तो बहुत ही ज़्यादा कलाकार है, पता नहीं क्यों उसके गधे के आगे वाले पैर बांध दिए। ठीक है, उसने क्या
क्या किया, उसका गधा था, गधे को उसके आगे वाले पैरों को बांध करके सकरी गली में छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि जो सामने से जो प्रतिवादी होता है वो अपनी घोड़ा गाड़ी के द्वारा आ रहा होता है। ठीक है, ऐसे चला आ रहा है, तेजी से चला आ रहा है, और सामने ये इनका गधा है, आगे के पैर बंधे हैं इसके, वो तेजी से चला आ रहा है और अचानक ये जो इसका गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, गधे के ऊपर चढ़ जाती है और जिसकी वजह से इस गधे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अपनी स्वयं की उपेक्षा के बावजूद भी यहाँ पर वादी क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। आगे समझ में। और यहाँ जो वादी होता है, जबकि घोड़े जो गधा था उसका, उसके आगे वाले पैर उसी ने बांधे थे और सकरी गली में छोड़ दिया था, और जो प्रतिवादी होता है तो वो तो चला आ रहा है रास्ते से। ठीक है, सकरी गली में चला आ रहा है अपने घोड़े गाड़ी को लेकर, अब दुर्घटना हो जाती है और उसका जो गधा होता है वो मर जाता है। तो ये कहा गया कि अंतिम अवसर घोड़ा गाड़ी वाले के पास था, यानी प्रतिवादी के पास था। वो चाहता तो दुर्घटना को रोक सकता था, लेकिन नहीं रोका उसने। ठीक है, तो यहाँ पर दोषी उसको प्रतिवादी को माना गया और जो वादी होता है उसको क्षतिपूर्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है, तो कुछ विद्वानों ने इसका समर्थन भी किया। उन्होंने कहा इसी में है एक लॉर्ड बैरन पार्क जो है, इन्होंने इस सिद्धांत का बहुत समर्थन किया। वो कहते हैं कि यदि अंतिम अवसर का सिद्धांत ना हो तो एक चालक आम रास्ते पर पड़ी वस्तुओं या मानवों या पशुओं को कुचल कर भी दायित्व से बच सकता है, क्योंकि ये वस्तुएं आम रास्ते पर रखने का दोषी वादी था या कुछ लोग सड़क पर सोने के दोषी थे। ठीक है, ऐसे में तो इन्होंने समर्थन किया इस सिद्धांत का। इन्होंने कहा कि ऐसे तो अगर ये सिद्धांत नहीं होगा तो कोई भी आकर के कल की रास्ते में पड़ी कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति इनको कुचल कर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सिद्धांत है, ये यहाँ पर ये मदद करेगा कि जो प्रतिवादी है, ठीक है, जिसके पास अंतिम अवसर है कि वो उस दुर्घटना को बचा सकता है या उस दुर्घटना को रोक सकता है, ठीक है, तो उसको दोषी माना जाएगा अगर वो उस दुर्घटना को नहीं रोकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है दूसरा जो सिद्धांत आया, क्योंकि पहला वाला जो अंतिम अवसर का सिद्धांत था, कहीं देखा गया कि इसमें थोड़ा बहुत कमी थी। ठीक है, कि इसमें तो पूरा डाल दिया गया, जो बर्डन है ये तो अंतिम अवसर, जो लास्ट समय जिसके पास समय था उसके ऊपर डाल दिया गया, अब वो चाहे वादी हो या प्रतिवादी हो। तो इसमें कहा गया थोड़ा सा और सुधार करने की ज़रूरत है। तो इसके बाद कौन सा सिद्धांत आया, समानुपातिक समायोजन का ये जो सिद्धांत आया। ठीक है, अब ये सिद्धांत जो है सन 1911 में मैरीटाइन कन्वेंशन अधिनियम पारित किया गया। मैरीटाइन कन्वेंशन अधिनियम पारित किया गया और उसी पर आधारित सन 1945 में विधि सुधार अधिनियम आया, इंग्लैंड में पारित किया गया। ठीक है, सबसे पहले 1911 में मैरीटाइन कन्वेंशन अधिनियम पारित किया गया और उसी पर आधारित 1945 में विधि सुधार अधिनियम पारित किया गया। कहाँ पर, इंग्लैंड में। इस अधिनियम की धारा एक में क्या प्रावधान किया जाता है, यानी ये जो अधिनियम है विधि सुधार अधिनियम, इसी की धारा 1 में यह प्रावधान किया गया और जो प्रावधान किया गया उसी को अनुपातिक समायोजन का सिद्धांत कहा गया, या कह सकते हो यहीं से इस सिद्धांत का जन्म हुआ। ठीक है, जो कि अंतिम सिद्धांत था। ये सिद्धांत क्या है, इसको हम पहले से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जहाँ कोई व्यक्ति अंशतः स्वयं अपनी गलती से और अंशतः किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की गलती से, ठीक है, गलती की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी कुछ वो अपनी गलती से और कुछ वो दूसरों की गलती की वजह से नुकसान हो जाता है या क्षति हो जाती है उसको, तो उस क्षति के संबंध में कोई दावा मात्र इस कारण से विफल नहीं होगा कि वह व्यक्ति स्वयं भी गलत था। ठीक है, जो क्षतिग्रस्त हुआ है, तो इन्होंने इसमें क्या प्रावधान किया गया कि मात्र सिर्फ इस वजह से वो दावा असफल नहीं हो जाएगा कि इसमें वादी की भी गलती है या जिसको क्षति हुई है उसकी भी गलती है। ठीक है, बल्कि वसूली योग्य नुकसानी उस सीमा तक कम कर दी जाएगी जिस मात्रा में वादी क्षति के लिए उत्तरदायी था। इसे प्रतिकर के आनुपातिक विभाजन या समायोजन का सिद्धांत कहा गया। इसमें यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ अपनी गलती की वजह से और कुछ दूसरी की गलती की वजह से अगर उसको क्षति हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर वो इस वजह से वाद लाने में असफल नहीं हो जाएगा, पूरी तरह से उसका वाद असफल नहीं हो जाएगा, बल्कि उसे जो रेमेडी पूरी तरह से मिलनी चाहिए उसमें थोड़ी सी बस कटौती कर दी जाएगी। ठीक है, अब इसका एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्या है, इस प्रकार वादी की दुर्घटना में उतना ही उत्तरदायी है, यानी जो वादी है किसी दुर्घटना में उतना ही उत्तरदायी होगा जितना कि प्रतिवादी, तो उस क्षतिपूर्ति में 50% 50% की कमी कर दी जाएगी जितने के लिए वह अधिकारी होगा। सपोज अगर दुर्घटना हो जाती है, कोई भी दुर्घटना, ये सपोज वादी को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, वादी की भी गलती थी इसमें और प्रतिवादी की भी गलती थी, तो यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, जो भी इसको क्षति हुई है उसको जो भी पूरी क्षति मिल रही थी, क्षतिपूर्ति, उसमें 50% की कटौती कर दी जाती है, क्योंकि वादी की भी इसमें गलती थी। और जो हम लोगों ने अभी पहले एग्जाम्पल केस डिस्कस किया था ना, रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस पेजुलम बीवी, इस मामले में क्या हुआ था कि न्यायालय के द्वारा यह धारित किया गया था कि बस के चालक और ड्राइवर दोनों ही लापरवाह थे। इसके अतिरिक्त जो मृतक था, जो ऊपर बैठा था यात्री ने भी
स्वयं यात्री या मृतक ने स्वयं भी योगदायी उपेक्षा का बर्ताव किया था, क्योंकि उसने बस की छत पर यात्रा करने का खतरा उठाया था। वादी को प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति राशि में 50% की कमी कर दी गई, यानी जो उस वादी को क्षतिपूर्ति प्राप्त होनी चाहिए थी उसमें 50% की कमी कर दी गई, ठीक है। और जहां पर उसको 16,000 रुपये मिलने थे वहां पर उसको सिर्फ 8,000 रुपये मिले। ये है लास्ट वाला सिद्धांत, ये सबसे सही सिद्धांत है, या कह सकते हो अंतिम सिद्धांत है, लेकिन एकदम परफेक्ट सिद्धांत है। इसमें अगर पहले वाला जो हमारा सिद्धांत था उसमें क्या था, अगर वादी की गलती होती थी तो फिर वो प्रतिवादी पे वाद नहीं ला सकता था या पूरी तरह से उसका वादा सफल हो जाता था। उसके बाद हमारा आया अंतिम अवसर का सिद्धांत, उसमें तो सीधे बोल दिया गया कि भाई जब दुर्घटना हुई तो उस समय लास्ट टाइम पर जिसके पास मौका था उस दुर्घटना को रोकने का, वही व्यक्ति उत्तरदायी होगा अगर वो उस दुर्घटना को रोक नहीं पाता है। तो ये भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलत है थोड़ा बहुत, कि उस हम लोगों ने उस एग्जाम्पल में देखा था कि वो जो वादी होता है वो गधे के आगे वाले पैर बांध करके सकरी गली में पहली बात तो छोड़ देता है, तो यहाँ वादी की थोड़ी ना कोई गलती थी। और लास्ट में जब घोड़ा गाड़ी आता है उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, तो पूरी तरह से यहाँ पे जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है घोड़ा गाड़ी वाले को। तो ये भी इस सिद्धांत में कहीं ना कहीं कमी थी। लेकिन ये जो हमारा सिद्धांत आया, ये सिद्धांत सबसे बढ़िया है लास्ट वाला। इसमें क्या कर दिया जाता है कि अगर वादी की थोड़ी गलती है और प्रतिवादी की भी गलती है तो जो भी इसको क्षतिपूर्ति मिलने जा रही थी पूरी, उसमें आधा कटौती कर दिया जाएगी, यानी 50% की कटौती कर दी जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अगर कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हुई होगी कोई चीज़ समझने में तो एक बार वीडियो को आगे पीछे करके जरूर देखिएगा। और जो आप लोगों की दिक्कत थी कि मैम इनके PDF भी प्रोवाइड करवा दो, तो मैं जैसे ही कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी मैं सारे वीडियो अपलोड कर दूँ और सारे आपको PDF में टेलीग्राम में अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।